हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे थे या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था वो सारा बोर्ड पे है, लास्ट लेक्चर वाला ये है। ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उस चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आई इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड टी इज टाइम। जब भी रेट वर्ड आता है टी क्या हो जाता है, टाइम, है ना, अपॉन में आ जाता है। और उसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, लिखी हुई थी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल विद इन द कंडक्टर, है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सेम नहीं होता है, अपन एवरेज मान के चलते हैं और वो एवरेज वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये देखा था अपन ने, एक कंडक्टर लिया था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है ट्रैवल करने को। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है, कहीं पे भी जाते हैं। इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आता, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करने लग जाता है और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है। तो ई था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वीडी मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इस तरह, पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक, और उसके उल्टा होगा डायरेक्शन किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव साइड पे अट्रैक्ट होते हैं। तो वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। उसके बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था हमने, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, करेक्ट है। और उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जे बार एन ई। एन क्या है वो भी लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है स्मॉल एन। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा गया, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ये वीडी एक ही है, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई माने करंट। और बाद में जे निकाला था, जे होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ये रहा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, करेक्ट है, डिनोट करते हैं जे से। तो इस तरह से हमने निकाला था। आज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, और आप उसको बार बार यूज करोगे तो ध्यान में भी आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला तो भी ध्यान में रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे। और हाँ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इस चैप्टर का और उसमें वो वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, आज प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें वीडियो पेस्ट कर दूंगा सारे। चलो ये रफ कर देते हैं फिर। एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला जो है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, वीडी इज इक्वल टू जे एन ई। ठीक है, लगेगा आज। सॉरी। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ जो होते हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के, है ना, किसी भी एग्जाम में। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं ओहम्स लॉ। अब ये ओहम कौन होगा, तो साइंटिस्ट होगा, एक जर्मनी का साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओहम। उसने कोई लॉ बनाया होगा। लॉ कैसे बनता है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, वो बार 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 करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट आपको बार बार सेम बिहेवियर दिखाए तो वो क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए लॉ, या सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स के लिए लॉ बन जाता है। यहाँ पे हमारे ओम्स ने क्या किया होगा, 2 मिनट का एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या, एक कंडक्टर लिया, ये रहा कंडक्टर, ठीक है, और उस कंडक्टर को उसने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना मतलब क्या करना, सेल लगाना, बैटरी लगाना, कंडक्टर, कंडक्टर क्या लोगे, कोई कॉपर का रॉड होगा, कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर आता है, एक नॉब आता है, उससे चेंज कर सकते हैं। उसने दो चीजें की, उसने ना पोटेंशियल डिफरेंस ओहम क्या करता गया, चेंज करता गया, और अपने आप क्या चेंज होता गया, चेंज किया, ठीक है। और जो करंट है वो चेंज हुआ। सॉरी नहीं है। क्या किया उसने, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्टर लिया, ये क्या है कंडक्टर, ठीक है, और एक लिया पोटेंशियोमीटर, या फिर ऐसा बैटरी लिया जिसका पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं, जिसका वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये ओहम क्या करते गया, ये वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज करते गया, और उसके हिसाब से वो देखते गया कंडक्टर में से पास होने वाला करंट। करंट चेक करने के लिए एक मीटर लगता है, उसको बोलते हैं एमीटर, उसको बोलते हैं एमीटर। और सॉरी, एमीटर जो है ना वो सीरीज में लगता है। एमीटर किस में लगता है, सीरीज में। क्लास 12 के वीडियो जो है उसमें पता चल जाएगा आपको एमीटर किस में लगता है, ठीक है। तो वो वोल्टेज चेंज करते गया, उसने वोल्टेज चेंज किया, और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये हमारा जो करंट है, एमीटर क्या बताता है, करंट बताएगा, किसमें से फ्लो होने वाला, इस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला, उसके हिसाब से करंट भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो उसने एक रूल बनाया। अब ये जो लॉ लिख रहा हूं मैं, ये मॉडिफाइड ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ ने एज इट इज लॉ नहीं बनाया था, ये अपन अभी मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो मॉडिफाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस ओम्स लॉ के कोई लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये स्टेटमेंट अभी मैं लिख रहा हूं, एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट of conductor remains the same। अब ये फिजिकल स्टेट मतलब क्या, उसमें क्या क्या आता है वो बताता हूँ बाद में, ठीक है। एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स द सेम। अब क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इसका मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, फिजिकल स्टेट का मतलब है उस कंडक्टर के डायमेंशंस, उस कंडक्टर के डायमेंशन मतलब क्या, अभी ये ऐसा कंडक्टर है तो इसका लेंथ कितना है, उसका रेडियस कितना है ना, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अभी हमने ये जो लिया है कंडक्टर, वो कैसा लिया है, यूनिफॉर्म, कहीं पे भी उसका एरिया जो है वो कम नहीं हुआ है, एकदम यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म। डायमेंशन उसके क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा मटेरियल, क्या लिया हमने, मटेरियल। ये कॉपर का कंडक्टर है तो प्योर कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर एल्यूमिनियम ऐसा हमने कुछ बीच में नहीं किया है। और उसके बाद में है मेन क्या, टेम्परेचर। थर्ड क्या है, टेम्परेचर। जब तक इस पर्टिकुलर कंडक्टर का फिजिकल स्टेट सेम रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसके डायमेंशन हमने चेंज नहीं करे, है ना, कंटिन्यूअस सेम डायमेंशन है ना, सेम एरिया है। उसके बाद में मटेरियल सेम है, कॉपर है प्योर, और टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि आधा पोर्शन को हमने धूप में रख दिया और आधा पोर्शन फ्रिज के अंदर है, ऐसा नहीं। सारे कंडक्टर का, पूरे के पूरे कंडक्टर का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वो क्या होगा, हमारे ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, हमेशा याद रखना, जब जब करंट वर्ड आएगा, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, जब जब करंट वर्ड आएगा उसके साथ में लगेगा थ्रू, उसके साथ में लगेगा थ्रू। और जब जब ईएमएफ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्ड क्या आएगा उसके साथ में, अक्रॉस। तो यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। अक्रॉस मतलब क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी होती है वहां से एक वायर इस एक एंड पे जाती है और दूसरी वायर दूसरे एंड पे जाती है, उसको बोलते हैं एक्रॉस। और ये क्या है, थ्रू। थ्रू एंड थ्रू मतलब सिर्फ एक ही एंड से कनेक्टेड है ना, दूसरा अपने आप हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा लगाना पड़ता है, ठीक है। करंट सीरीज, सीरीज मतलब थ्रू होता है ना, और ये पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में लगता है। ये जो पीडीएम लगाते हैं ना वो पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल को दूसरा वर्ड है एक्रॉस। आगे आगे आप जैसे चलोगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, करंट जब आएगा वर्ड थ्रू आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब आएगा वर्ड अक्रॉस आएगा। तो ओम्स लॉ ने क्या, ओम्स क्या बोलता है हमको कि जब तक हमारे इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट माने डायमेंशन, मटेरियल एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है, तब तक जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ही वही है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा, उसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्स माने उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा एक बढ़ेगा तो दूसरा कम, वो होता है इनवर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली मतलब क्या, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करो करंट कम होगा, उसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये था हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर I इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटाते हम क्या करते हैं, इक्वल टू और कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है 1/r, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/r और v, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा सॉरी, I इज इक्वल टू हो जाएगा v/r, ठीक है, और v इज इक्वल टू हो जाएगा IR। R क्या है, R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल सकते हैं, 1/r बोलो या R बोलो कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। हमारे क्या बोलते हैं कंफर्ट के लिए हम क्या करते हैं R बोलते हैं। कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत न्यूमेरिकल्स में आएगा हमको, ठीक है, क्लास 11 में भी और क्लास 12 में भी। रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ जब बनता है तो एक ग्राफ भी बनाएंगे अपन, है ना। जो चीज हम चेंज करते हैं, जो अपने कंट्रोल में होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और जो अपने आप चेंज होगा उसको हम लिखते हैं वाई पे। यहाँ पे क्या है, हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज कर रहे हैं। जो चीज हम चेंज करते हैं वो एक्स एक्सिस पे, और अपने आप क्या चेंज होगा, अपने आप करंट चेंज होगा, जो अपने आप चेंज होगा वो होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलता है सॉरी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो ग्राफ बनेगा, इधर वोल्टेज बढ़ती जा रहा है और इधर करंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, V/I, है ना। रेजिस्टेंस इधर ही रहने दिया, I को क्या लेके जाएंगे अपन उधर, तो V/I, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। इसका स्लोप निकालो, ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है, y/x, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, स्लोप निकलता है y/x, ठीक है, या फिर डेल्टा y/डेल्टा x। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये ऊपर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। स्लोप का फॉर्मूला है v, क्या करते हैं चलो इधर लिखता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला होता है ये डेल्टा y/डेल्टा x। डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 और डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1, ठीक है। ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x1 y1, कोऑर्डिनेट सिस्टम हर एक को पता है। y2 माइनस y1 ये है, ये y2 है, x2 y2 ये पॉइंट है और x1 y1 ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं मान लो ये कोऑर्डिनेट है 3 नहीं, ये कोऑर्डिनेट मान लो 5 8 और ये कोऑर्डिनेट है मान लो
2 4। चलो ऐसा मान लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकलेगा उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, y2 माइनस y1। y2 क्या है 8, y1 क्या है 4, x2 क्या है 5 माइनस 2। 8 माइनस 4 4, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। 4/3 ये क्या आ गया हमारा स्लोप 1 पॉइंट समथिंग 333, ये आ गया हमारा स्लोप। ठीक है, तो स्लोप ऐसे निकलता है। स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ोगे क्लास 11th में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक y एक्सिस पे क्या है i है और यहाँ पे क्या है v है। तो स्लोप क्या आ रहा है इस ग्राफ का, स्लोप आ रहा है i/v। सॉरी, क्योंकि क्या है y एक्सिस पे कौन है करंट है, तो y की जगह पे क्या आएगा करंट। x एक्सिस पे कौन है वोल्टेज, तो x की जगह पे कौन आएगा, x की जगह पे कौन आएगा वोल्टेज। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो और स्लोप का देखो उल्टे है, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, इज इक्वल टू 1/the slope of vi कैरेक्टरिस्टिक्स। vi कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, v और i के बीच में जो रिलेशन है उसी को अपन बोलते हैं vi कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बन जाएंगी, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, the resistance is defined as the reciprocal of slope of vi characteristics। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इस ग्राफ को देख के हमने बनाई हुई रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा फिर, वोल्टेज मतलब वोल्ट, करंट किस में मेजर करते हैं एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ये हो जाएगा यूनिट किसका रेजिस्टेंस का। लेकिन वोल्ट पर एम्पियर ये यूनिट जो है वो ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ये साइन से। ये साइन होती है ओमेगा, इस साइन को बोलते हैं ओमेगा, और इसी को यूनिट में यूज करने के लिए इसको बोलेंगे ओहम। अभी ओहम क्यों, तो बहुत हो गया है ना, ओहम कौन था साइंटिस्ट, उसके लॉ से हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता चला, तो ओहम्स ने जो काम किया है उसकी वजह से हमने रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रख दिया, ओहम रख दिया। एक्चुअल यूनिट क्या है वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर हम कभी बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, ओहम में। ओहम मतलब क्या, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो 1 ओहम की रेजिस्टेंस के 1 ओहम की डेफिनेशन कैसे बनेगी क्या करेंगे, मान लो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है V/I, वोल्टेज लगाया 1 वोल्ट का, उसमें से उसकी वजह से करंट भी फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम, है ना। तो 1 ओम की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, सिंपल है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, देखो मैं बताता हूँ सिर्फ, है ना, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना लगा रहे हैं 1 वोल्ट, कितना लगा रहे हैं 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होने लग गया, लेकिन वो करंट भी कितना है 1 एम्पियर, तो फॉर्मूले की हिसाब से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी कितना होगा 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद कौन सा वर्ड आएगा अक्रॉस, when the potential difference of 1 volt is applied across the conductor and because of this the current of 1 ampere flows through the conductor, and because of this the current through the conductor flows कितना, लेकिन current of 1 ampere flows through the conductor, then the resistance of conductor is 1 ohm, तब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम का होगा। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, खाली उसकी डेफिनेशन बनानी कैसे है वो आपको समझ में आना चाहिए। एक लाइन में कैसे बनाएंगे, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेस 1 एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप डेफिनेशन कैसे लिखते हो, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखो, जरूरी नहीं है बुक में जैसे दिया है वैसे, लंबे भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख सकते हो, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, मार्क्स उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये उसका ग्राफ है।
इस तरह से स्लोप निकालते हैं, इस तरह से अपने को प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट मिलता है आर, उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी अपन देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में और कुछ, है ना, और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद में वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ में हम एक्चुअली देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो अभी हमने पढ़ा ना, वो कहाँ से आता है, वो कैसे आता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और उसके बाद में हमने देखा V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, कैसे आता है ना, रेजिस्टेंस का प्रॉपर मीनिंग है क्या। चलो हमने तो ग्राफ से स्लोप के हिसाब से हमने डेफिनेशन उसकी बना दी, है ना, लेकिन एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या, वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंडक्टर है ना, कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, एक ही रीजन है, क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होता है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो पता भी चला होगा आपने कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, या मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो मोशन कैसा होता है उनका, रैंडम। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर 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 ऐसा मूव कर सकता है, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उछाल के यहाँ पे नहीं आएगा, जगह पे ही इधर उधर वाइब्रेट करता रहेगा रैंडम डायरेक्शन में, और हर एक इलेक्ट्रॉन का वैसा ही होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का वैसा ही होगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो प्रॉपर उनको एक डायरेक्शन मिलेगी उन इलेक्ट्रॉन के मोशन को। पहले जो मोशन रैंडम था, उस रैंडम मोशन मतलब किधर भी कोई एक प्रॉपर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चाहेंगे। तुरंत आ जाएंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर कूद जाता है ना, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन किस में काम आते हैं, वही इलेक्ट्रॉन को जब हम मूव कर देते हैं, मोशन में ला देते हैं, तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, उसी को हम बोलते हैं करंट। यहाँ तक फिक्स। मान लो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इसको इधर आना है, इसको कोई अपोजिशन नहीं है क्या, तो बहुत सारा अपोजिशन है। कैसे, जैसे ही मान लो ये कुछ एटम है कॉपर का, यहां से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इस कॉपर पे कौन सा, इस कॉपर के पास पॉजिटिव आयन बन जाएगा। आयन मालूम है आपको, कटायन अनायन, है ना, एक पॉजिटिव आयन होता है। आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो निगेटिव आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देना मतलब निगेटिव फेंक देगा, निगेटिव फेंकना मतलब पॉजिटिव। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इसके अंदर ही है, और इसके अंदर ही क्या है, कॉपर के बहुत सारे एटम्स है, और इन्हीं कॉपर के एटम में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, है ना। बाहर से तो लगा के हम इसमें डाल नहीं रहे फ्री इलेक्ट्रॉन, स्पेशल नहीं ना, कोई पैकेट नहीं ला रहे हो, इधर ही है कॉपर के एटम, इसी कॉपर के एटम में से है ना फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो जिस कॉपर एटम में से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस कॉपर का एटम को के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आयन कोर होता है, आयन कोर। आयन कोर मतलब आयन का एक एरिया बन जाता है, आयंस का एक एरिया बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इन सारे इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, तो बहुत सारे आयन कोर के साथ में उसका क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके रास्ते में, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में कोलाइड नहीं होंगे, नो कोलिजन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा नहीं सकता है, पॉजिटिव लाइक चार्जेस से तो रिपल करेंगे। चलो मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड नहीं हुआ,
लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है आयन कोर के साथ में कोलाइड होगा, और जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है यहाँ पे कोलाइड हो गया, ये है हमारा आयन कोर, इसके साथ में कोलाइड हो गया। जैसे ही कोलाइड हो गया उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन होते रहते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मिलियन टाइम, कितना, मिलियन टाइम्स कोलाइड होते रहता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, लेकिन उतने वक्त में वो मिलियन टाइम्स क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के पास एक कोई एवरेज वेलोसिटी होगी, उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं वीडी। वीडी मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी। वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है। बहुत सारा कोलिजन होता रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई ई जितनी, वो क्या कर रही है, हमारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रही है। कौन सा, अट्रैक्शन वाला। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मैकेनिकल फोर्स। और लास्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने फोर्स देखा था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्यू मतलब चार्ज, लेकिन यहाँ पे चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई। ई मतलब क्यू की जगह पे ई लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज। देयरफॉर यहाँ पे फोर्स लगा के चलेंगे अपन, ई इंटू ई। इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो, देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना बनेगा, ई अपॉन एम, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स का काम ही वही है, क्या करना, किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते 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 यहाँ पे आ रहा है। पहला कोलिजन हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लो ऐसे बहुत सारे कोलिजन हुआ। लेकिन पहला कोलिजन और दूसरे कोलिजन में जो कुछ टाइम होगा, हर एक कोलिजन में तो टाइम सेम नहीं होगा, है ना। पहला कोलिजन मानो 1 नैनो सेकंड के बाद हुआ, दूसरा कोलिजन 1 माइक्रो सेकंड के बाद हुआ, तीसरा 100 नैनो सेकंड के बाद हुआ, ऐसा। लेकिन हम क्या करेंगे, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टी मान लेते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। मान लो 10 कोलिजन हुए, ठीक है, और अलग अलग कोलिजन। मान लो पहले कोलिजन में 1 सेकंड लगा, दूसरे में 2 सेकंड, तीसरे में 3, ऐसा मान के चलते हैं। तो एवरेज टाइम कैसे निकलेंगे, ऑल कोलिजन, और सॉरी सबकी एडिशन, 10 के 10 कोलिजन की एडिशन 55 अपॉन 10, 5.5 सेकंड। पहला कोलिजन होने में 1 सेकंड, दूसरे में 2 सेकंड, तीसरे में 3 सेकंड, चौथे में 4 सेकंड, ऐसे करते करते 10वां कोलिजन होने में 10 सेकंड। 9 और 10 के बीच 9th कोलिजन और 10th कोलिजन, उसके बीच में कितना सेकंड था, 10 सेकंड, ऐसा। तो टोटल कितने कोलिजन हुए, 10 कोलिजन होने में टोटल कितने सेकंड लगे, 55। टोटल कितने कोलिजन, 10, इस हिसाब से 5.5, ठीक है। ये जस्ट एक कैलकुलेशन, ठीक है। तो उस तरह से ये टी होगा, क्या होगा, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। पहले कोलिजन का टाइम, दूसरे कोलिजन का टाइम, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल डिवाइडेड बाय 5, है ना, इस तरह से। तो और उसके बाद में वीडी क्या है, ये भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ये भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या, तो जरूर है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पे vd इज इक्वल टू क्या बनेगा, देयरफॉर vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन है ये वाला, vd इज इक्वल टू e
कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी। ये बन गया अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला। दूसरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला इधर लिखा था मैंने, पहला फॉर्मूला क्या था, वी डी इज इक्वल टू जे एन ई था क्या, या जे इज इक्वल टू वी डी एन ई, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, जे इज इक्वल टू वी डी एन ई था, जे इज इक्वल टू वी डी एन ई, ठीक है। तो यहां से वी डी क्या बनेगा, वी डी इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई, ये लास्ट वीडियो वाला फॉर्मूला है। अभी इनको क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जे अपॉन एन ई इज इक्वल टू ई कैपिटल ई एम इंटू टी, करेक्ट है। अभी अपन निकालते हैं किसका फॉर्मूला, कैपिटल ई के लिए फॉर्मूला, ठीक है। कैपिटल ई के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन एज इट इज ई इंटू ई स्क्वायर कैपिटल ई इज इक्वल, और ये टी भी है, ये टी भी है, ठीक है, इज इक्वल ये दोनों जे एम सॉरी, देयरफॉर ई एक साइड पे रखेंगे, जे एम एन ई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टी। अभी यहाँ पे देखो क्या है, m क्या है, m मतलब मास। इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता है क्या, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। j क्या है, करंट डेंसिटी, j क्या है, करंट डेंसिटी। n है, याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। e है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। टी है एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज है मतलब उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एक ही वैल्यू आएगी टी की, उस टी की। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, m जो कांस्टेंट है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट ही है, चार्ज भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है। तो ये करंट डेंसिटी अलग अलग, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आए तो चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अपॉन एरिया वाले ही कांस्टेंट है, लेकिन करंट चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब बनाते हैं, ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, एवरेज टाइम कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिखते हैं, पूरे कांस्टेंट को रो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रो। रो का मतलब है रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और किसी भी मटेरियल के लिए ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, है ना। तो ये पुराना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा करंट डेंसिटी की टर्म में, और ये जो ब्रैकेट में जो कांस्टेंट मिलेगा उस कांस्टेंट को रो बोल देंगे, और उसी का नाम होगा रेजिस्टिविटी, उसी का नाम होगा रेजिस्टिविटी, करेक्ट है। थोड़ा पिछले वीडियो का भी रेफरेंस हमको यहाँ पे लगेगा, करेक्ट है। E इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर की जे, और इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते रहेगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या रहेगा हमेशा, कोलिजन की वजह से अपोजिशन, और ये जो अपोजिशन है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, रेजिस्ट करना, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, है ना, विरोध करना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे किसको अपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे चार्ज के मोशन को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने का है, लेकिन अंदर जो एटम्स या आयन कोर वगैरह है वो कोलिजन क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज कर रहा है, और उसी अपोजिशन को बोला जाता है रेजिस्टेंस, उसी अपोजिशन को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम यानी विरोध कम, अपोजिशन कम है तो इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रेवल करेगा, करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, करेक्ट है, और वाइस वर्सा। तो इस तरह से एक कोलिजन वगैरह जो सारी चीजें हैं
वो चीजें क्या करती है, हमारे रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। रेजिस्टेंस डेफिनेशन या रेजिस्टेंस कंसेप्ट हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस। और आगे भी है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जितने टाइम हम बल्ब चालू रखते हैं बल्ब का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि उस बल्ब की फिलामेंट में से करंट फ्लो होते रहता है सॉरी। तो करंट जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर में से तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो सारी चीजें यहाँ पे क्या करने लगती है, जोर जोर से। ज्यादा पहले इलेक्ट्रॉन आया, कोई जो मटेरियल है, एटम्स जो है इस कंडक्टर के, वो पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, जोर जोर से जब वाइब्रेट करेंगे विथ हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब उसका पहले डिस्टेंस इतना था मेन पोजीशन से इतना, अभी इतना हो गया, उसके मेन पोजीशन से दूर दूर जाने लग गया। दूर दूर जाने लग गया मतलब क्या बढ़ गया, एम्पलीट्यूड। और जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है कोलिजन ज्यादा होने लग जाते हैं। जैसे कोलिजन ज्यादा ज्यादा होने लग जाएंगे वैसे वैसे और रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलता है कि टेम्परेचर वगैरह सब क्या रखो कांस्टेंट, क्या रखो सब कांस्टेंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आगे है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये जो रिलेशन है यहाँ से हमको रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट पता चलता है, करेक्ट है। अभी लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटेशन। चलिए तो देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, है ना। तो लिमिटेशन मतलब ओम्स ने क्या क्या नहीं बताया या कुछ कमी रहेगी उसमें, है ना, या कुछ कोई गलत बताया। तो पहला लिमिटेशन है ओहम डिड नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, उसने टेम्परेचर को कंसिडर नहीं किया। वो जब लॉ बना रहा था, मैंने बोला आपको जो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं कि एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, और फिजिकल स्टेट में एक चीज लिख रहे हैं टेम्परेचर, वो ओम ने नहीं बोला था, वो हमने मॉडिफाई किया है। वो लॉ क्या है, मॉडिफाइड है। लेकिन ओम्स ने जब वो लॉ बनाया था तब उसने टेम्परेचर कंसिडर नहीं किया था। इसका मतलब क्या है बताता हूं। वो क्या बोला, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ता है, जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे 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 उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखो करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब करंट को अपोजिशन। अगर अपोजिशन बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम कम। पहले जो कुछ करंट या कुछ करंट नहीं था कंडक्टर के अंदर, टेम्परेचर बहुत कम था, है ना, या कांस्टेंट था। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। जैसे हमने अभी देखा बल्ब का एग्जांपल, बल्ब बंद है, टेम्परेचर कम है बल्ब का, चालू कर दो और चेक करो टेम्परेचर बल्ब का बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अभी बोला मैंने, ये जो आइटम्स वगैरह है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ऐसा एम्पलीट्यूड उनका हो जाता है, तो ज्यादा कोलिजन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, उसको ज्यादा अपोजिशन होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा करंट उसका डिक्रीज, मतलब करंट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। उल्टा करंट क्या होने लग जाएगा, उल्टा करंट कम होने लग जाएगा, क्योंकि अभी अपोजिशन बढ़ गया है। तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ये जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है किसका, रेजिस्टेंस का, और उसके बाद अल्टीमेटली किसका, करंट का डिपेंडेंस टेम्परेचर पे, ये ओहम को पता नहीं था। ओहम ने कंसिडर ही नहीं किया टेम्परेचर वाला चीज, वो उसने जस्ट इतना बोल दिया कि वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये ग्राफ जो ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा होने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसके बाद में रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, देखो इतना जो इंटरवल है इसमें इतना बड़ा वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा है हमने, लेकिन करंट कितना बढ़ा, करंट बहुत ज्यादा कम बढ़ा, कम बढ़ा। क्योंकि अभी क्या हो गया,
कि थोड़ा सा करंट फ्लो कराने के लिए हमको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा। अभी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना मतलब ज्यादा बड़ी बैटरी लगानी पड़ी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा हमको, इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ज्यादा फोर्स क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इधर का जो मोशन है उसको ये वाला अपोजिशन ज्यादा है। अगर ये अपोजिशन को टक्कर देनी है हमको, इसको निगलेक्ट या इसको ओवरकम करना, तो ये वाला फोर्स ज्यादा लगेगा। ये वाला फोर्स ज्यादा कैसे लगेगा? वोल्टेज ज्यादा करना पड़ेगा। पहले वैसे नहीं हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक वैसे नहीं हुआ, लेकिन अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी हमारा ओम्स लॉ जो स्ट्रेट लाइन बोलते थे, जो स्ट्रेट बोलते थे, वो अभी ओम्स लॉ स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो ये आइडियल ग्राफ है और ये क्या है? एक्चुअल ग्राफ है। ये क्या है? एक्चुअल ग्राफ। उसमें ओम ने ये वाला ग्राफ बोला था, अभी ये वाला ग्राफ है, लेकिन एक्चुअली ये, तो उसने टेम्परेचर कंसीडर नहीं किया था, वो हमने टेम्परेचर कंसीडर नहीं किया था। ये वाला ग्राफ कौन बताता है? ओमिक सब्सटेंस, ठीक है, विद इन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर, ठीक है, और ये बियॉन्ड सर्टन टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं। ये आइडियल ग्राफ है, ये कौन सा है? एक्चुअल ग्राफ है। करेक्ट है। दूसरी चीज जो ओम्स लॉ जो है ना, प्योर कंडक्टर जो होते हैं उन्हीं में फॉलो होता है। और भी अलग अलग सब्सटेंसेस है, लाइक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप पढ़ोगे क्लास 12 में, अगर अभी पढ़ना है तो वीडियो है चैनल पे, सेमीकंडक्टर चैप्टर पे वीडियो है, पूरा सेमीकंडक्टर उसमें कवर किया हुआ है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर भी नहीं होते हैं, इंसुलेटर भी नहीं होते हैं। उनके चक्कर में ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है, उनके चक्कर में ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। तो सेमीकंडक्टर्स को बोला जाता है नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और जो पोलैरिटी जो है सेमीकंडक्टर का, जो आप वोल्टेज लगाते हो, ये क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। आप ऐसा वोल्टेज लगाओ या ऐसा वोल्टेज लगाओ, ये अपन ने क्या करे? अभी पोलैरिटी रिवर्स करना बोलते हैं इसको, पोलैरिटी रिवर्स। पहले जितना करंट फ्लो हो रहा था अभी भी उतना ही करंट फ्लो होगा। किसमें? ये कंडक्टर है, किसमें? कंडक्टर में। खाली पहले ऐसा करंट फ्लो होता था, अभी ऐसा फ्लो होगा। लेकिन जो वैल्यू है करंट की, क्या है? वैल्यू। मान लो 10 वोल्ट लगाया, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था पहले अभी हमने क्या किया? 10 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, लेकिन ये पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी, इसको बोलते हैं पोलैरिटी रिवर्स करना। फिर भी 5 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा, भले डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन करंट उतना ही होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में वैसा नहीं होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वैसा नहीं होता है। और ये ओम भी नहीं बता पाया था, बाद में पता चला, ठीक है, कि मान लो ये कंडक्टर की जगह पे सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और एक पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, तो पहली बार जो करंट फ्लो हो रहा था, पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद उतना ही करंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा और दूसरे बार करंट बहुत कम फ्लो होगा। उसको सेमीकंडक्टर के बारे में जब बताएंगे तो दो चीजें बन जाती है, एक बन जाती है फॉरवर्ड बायस और दूसरा बन जाता है रिवर्स बायस। और ये बायसिंग मतलब क्या होता है? ये पोलैरिटी इधर उधर करना, उसी को बायसिंग बोलते हैं। ये बायसिंग का वो हमको पता नहीं था, उसने क्या बोला कि बस वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। लेकिन जो हमारा कंडक्टर के लिए वो ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए पोलैरिटी अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे ओम ने नहीं बताया। मतलब ओम्स लॉ इज नॉट सुटेबल फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। करेक्ट है। और बाकी बस कुछ है नहीं, इतना ही है ना। तो और मान लो चलो सेमीकंडक्टर रिलेटेड ग्राफ है, मान लो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। मान लो पोलैरिटी पहले ऐसी थी प्लस माइनस, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर एन टाइप। यह भी समझ में नहीं आएगा पी साइड पॉजिटिव एन साइड नेगेटिव लगाना, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट ऐसा ग्राफ बनता है। इसका और ओम लॉ के ग्राफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे ही हम ये ऐसा कर देंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर देंगे, अभी ये बन जाता है रिवर्स बायस, ये बन जाता है रिवर्स बायस। तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा,
लेकिन ऐसा और ऐसा क्यों होता है? ये दोनों ग्राफ अलग अलग है, दोनों ग्राफ अलग अलग है। लेकिन कंडक्टर की अगर बात करो, कंडक्टर की अगर बात करो तो फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्टर के लिए एक्चुअली बायसिंग होता ही नहीं है। एक तो ऐसा ग्राफ मिलेगा या तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये वाला ग्राफ सेम है, खाली ऐसा क्यों निकाल रहा हूं मैं? डायरेक्शन बताने के लिए। करंट का पहले डायरेक्शन ऐसा था, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है। इसमें क्या है, डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन ग्राफ का नेचर भी चेंज हुआ है, ग्राफ का नेचर भी चेंज हुआ है। ये हमारे ओम्स लॉ ने नहीं बताया, ये हमारे ओम्स लॉ ने नहीं बताया, ओहम ने नहीं बताया। तो ये लिमिटेशंस हैं। और कुछ लिमिटेशन मेरे से छूट गया है क्या? और कुछ है क्या? तो और कोई इसका लिमिटेशन है नहीं। पहला लिमिटेशन है कि होम्स ने टेम्परेचर कंसीडर नहीं किया, और दूसरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इंसुलेटर्स वगैरह जो है ओम लॉ को ओबे नहीं करते, ये भी हमारे होम्स ने नहीं बताया। थ्योरी था लेकिन पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।